नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो किसी न्यूक्लियाई का मास क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। आज हम सीखते हैं कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये टर्म क्या होता है। ओके, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस क्या है, सिंबॉलिकली मैंने उस न्यूक्लियस को दिखा दिया किससे, वो न्यूक्लियस एक्स है और उसको सिंबॉलिकली मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, जहाँ जेड क्या है, उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ए क्या है, उस न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। यानी जो ए है वो क्या है हमारे पास, जो ए इक्वल टू है वो है हमारे पास जेड प्लस एन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और इस ए को हम क्या बोलते हैं, हम सब जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, और मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये जो न्यूक्लियाई, जिस एटम का न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियाई मैंने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है, ये न्यूक्लियाई जिस एटम का न्यूक्लियाई है, उस एटम का जो एटॉमिक मास है उसको मैंने अज्यूम कर लिया, जो एटॉमिक मास है वो मैंने अज्यूम कर लिया कितना है, एम है। कितना है, एम है। एटॉमिक मास कितना है, एम है, जिस एटम का ये न्यूक्लियाई है। ओके, इतना हमने देख लिया। नाउ अब इस एटॉमिक मास और इस मास नंबर में एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मास नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, और ये जो एटॉमिक मास होगा ये इंटीजर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, यानी इंटीजर के क्या होता है, बहुत करीब होता है। ओके, देखेंगे वो कैसा होता है। नाउ अब ऐसा देखा गया है कि जो हमारे जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी जिसके लिए जो मास नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी जिनके लिए मास नंबर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। उनके लिए जो हमारे पास क्या होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई में अज्यूम कर लेता हूँ कि जिनमें जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो 20 से कम है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, लाइट न्यूक्लियाई की कैटेगरी में आते हैं। यानी अगर ए लेस देन क्या है हमारे पास 20 है, अगर क्या है, ए लेस देन क्या है हमारे पास 20 है, तो ये कहाँ आएगा, लाइट न्यूक्लियाई की कैटेगरी में आएगा। और अगर हमारे पास जो ए ग्रेटर देन 180 है, ग्रेटर देन 180 है, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, हैवी न्यूक्लियाई की कैटेगरी होगी। अगर कोई भी एटम या फिर कोई भी न्यूक्लियाई इस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में, जहां ए क्या है, लेस देन 20 है और ए क्या है, ग्रेटर देन 180 है, अगर इस कैटेगरी में आता है तो इसके लिए हमारे पास जो मास नंबर होता है, जो कैपिटल एम होता है, या सॉरी क्या बोलेंगे हम इसको, एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसके, मास नंबर के। ठीक है, यानी ऐसे न्यूक्लियाई के लिए या ऐसे एटम के लिए जहां पर जो हमारे पास मास नंबर है वो या तो क्या होता है 20 से कम होता है, या फिर जो मास नंबर होता है 180 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस टाइप के लिए एटम के लिए जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो मास नंबर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर दो न्यूक्लियाई ले लिए या फिर दो एटम ले लिए, एक मैंने ले लिया हीलियम एटम और एक ले लिया मैंने यूरेनियम ले लिया। और हीलियम के लिए हम जानते हैं ये 4 किसको दिखा रहा है, मास नंबर को दिखा रहा है, यानी ए को दिखा रहा है। और इसके लिए अगर ये इसका ये क्या है, ये क्या है इसका, ये है एटॉमिक मास, किसका, हीलियम का। अगर एटॉमिक मास देखोगे तो कितना आएगा, ये 4.002603 यू क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास यूनिट है। इतना क्या आता है इसका, एटॉमिक मास आता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो मेरा एम है, यानी जो एटॉमिक मास है वो क्या है, मास नंबर से क्या है, ज्यादा है। ये कैसा न्यूक्लियाई हुआ, लाइट न्यूक्लियाई हुआ। अगर अब यहां पर देखते हैं ये कौन सा है, यूरेनियम, और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 238 है। और 238 का मतलब क्या हुआ, यानी जो ए है वो 180 से क्या है, ज्यादा है। अगर ए 180 से ज्यादा है तो उसके लिए जो एटॉमिक मास की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, मास नंबर से। देखो ये क्या है, इसका मास नंबर है, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ जो मेरा एटॉमिक मास है वो मास नंबर से क्या है, ज्यादा है। नाउ ये तो क्या हो गया, एक केस हो गया, यानी एक
केस हो गया। अगर दूसरे केस में देखें कि जब हमारा जो न्यूक्लियाई है या फिर जो हमारा एटम है वो लाई करता है किस बीच में, यानी जो उसका मास नंबर है वो लाई कर रहा है वो 20 से क्या है ज़्यादा है और 180 से कितना है कम है, यानी मिड रेंज में लाई करेगा। यानी जब हमारा न्यूक्लियाई कहाँ लाई करेगा, मिड रेंज में लाई करेगा। मिड रेंज में क्या हो, कहने का मतलब क्या हुआ, वो ना तो लाइट न्यूक्लियाई है और न ही हैवी न्यूक्लियाई है, क्या है मिड रेंज न्यूक्लियाई है, यानी उनका जो मास नंबर है 20 से ज़्यादा है और 180 से क्या है कम है। तो इस टाइप के लिए न्यूक्लियाई के लिए जो हमारा मास नंबर आता है या फिर जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है हमारा मास नंबर के। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूक्लियाई के लिए जो एटॉमिक मास है वो लेस देन आएगा किससे, मास नंबर से। एक एग्जांपल ले लिया फास्फोरस। फास्फोरस का जो मास नंबर है वो कितना होता है 31 होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, एटॉमिक मास कितना होता है 30.973764, यानी एटॉमिक मास यूनिट यानी U कितना होता है। अब मैं यहां से क्लियरली देख सकता हूं कि जो मास नंबर है वो उसके एटॉमिक मास से क्या है ज्यादा है। ठीक है, किसके लिए, जब हमारा न्यूक्लियाई कहाँ लाई कर रहा है, मिड रेंज में लाई कर रहा है, यानी उसका जो मास नंबर है वो 20 से ज़्यादा है और 180 से क्या है कम है। नाउ अब यहाँ से हम क्या देखना चाह रहे हैं, अब अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, यहाँ पर मैं निकालूं मास नंबर माइनस या फिर क्या निकालूं एटॉमिक मास माइनस मास नंबर, क्या क्या करूं मैं यहाँ से एटॉमिक मास माइनस मास नंबर करूं, मास नंबर, एटॉमिक मास माइनस मास नंबर, जो क्वांटिटी निकल के आती है उसे हम बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी एटॉमिक मास माइनस मास नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। और एटॉमिक मास को किससे दिखाया हमने, कैपिटल M से, माइनस मास नंबर को किससे दिखाया हमने, A से, तो ये इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास मास डिफेक्ट, लेट अस से डेल M। तो ये क्या हो गया हमारा मास डिफेक्ट हो गया। अब इसी मास डिफेक्ट की हेल्प से हम किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस मास डिफेक्ट को किससे डिवाइड कर दूं, मास नंबर से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इस मास डिफेक्ट को यानी मास डिफेक्ट यानी डेल्टा M को किससे डिवाइड कर दूं, डेल्टा M को डिवाइड कर दूं किससे, मास नंबर से यानी A से डिवाइड कर दूं, तो जो मेरी क्वांटिटी निकल के आएगी उसी को मैं क्या बोलता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलता हूं। और इससे मैं इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, F से। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर। अभी हमने पढ़ा मास डिफेक्ट क्या है हमारे पास, M माइनस A डिवाइडेड बाई A है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, A को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा ये M अपॉन A माइनस 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, अगर कोई डिफाइन करने को बोलेगा तो हम बोल देंगे इट इज द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू द मास नंबर। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है हमारा एटॉमिक मास माइनस मास नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, ये मास नंबर उस न्यूक्लियाई के लिए तो पॉजिटिव आएगा जो क्या है लाइट और हैवी हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए जो एटॉमिक मास है वो ग्रेटर है किसके, किससे, मास नंबर से। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों, मास डिफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने जो यहाँ पर ए है या फिर जो न्यूक्लियाई है वो कैसा है, वो हैवी है या फिर लाइट है या फिर मिड रेंज है। ओके, नाउ अगर यहाँ पर इफ अगर हमारे पास यानी इफ ए ग्रेटर देन a less than 20 and a less than 20 and a greater than 180, अगर ऐसा हो, इस ये होने का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास न्यूक्लियर लाइट हो और हैवी हो, लाइट और हैवी कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो, तो हमारे पास जो मास नंबर होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, a होता है। देन हमारे पास क्या है, देन मास नंबर कर रहा हूं क्या, एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन मास नंबर, ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो इस केस में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी देन जो F होगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी फॉर लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव। अब देखते हैं कि इस मिड रेंज न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैसा आएगा। तो बहुत ही आसान है बताना कि मिड रेंज न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैसा आएगा, आंसर है नेगेटिव आएगा। कैसे, देखो मिड रेंज न्यूक्लियाई के लिए फॉर किसके लिए, फॉर जब जो हमारा ए है वो ग्रेटर है किससे, 20 से, एंड लेस है किससे, 180 से, देन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कैपिटल M है वो लेस देन है किससे, A से, यानी जो एटॉमिक मास है वो मास नंबर से क्या है, कम है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर इस यहाँ से मैं ध्यान से देखूं तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में जो F आएगा वो कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, F नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये देखा गया है कि F जिन न्यूक्लियाई के लिए F की वैल्यू या फिर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं या फिर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये समझने के लिए हम आगे वाले चैप्टर में जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ेंगे तो वहाँ से हमको ये केस हम दोबारा वहाँ पर लेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, तब ऐसा क्यों हो रहा है, तब क्यों हमारा जो न्यूक्लियाई स्टेबल हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि वो न्यूक्लियाई जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, आप इसके साथ जुड़े रहिए। नाउ अगर मैं अब यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर के बीच क्या करूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलता है। देखिए अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो मैं देख रहा हूँ F ए के बढ़ने में पहले पहले क्या हो जाएगा, एक रैपिडली क्या होगा, गिरेगा। अगर ए जीरो होगा तो एफ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब ए जीरो है तो एफ कितना है, इन्फिनिटी। लेकिन जैसे जैसे मैंने ए को बढ़ाया यानी मास नंबर को बढ़ाया तो मैं देख रहा हूं कि जो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू आई, कुछ यहाँ पर एक वैल्यू आई यानी 20 से नीचे की एक वैल्यू आई, जिसके लिए वो वैल्यू कितनी होगी, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। एक्चुअल में ये किसके लिए होती है, कार्बन के लिए होती है। किसके लिए होती है, कार्बन के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, कार्बन 12 के लिए। ओके, तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जैसे जैसे मैंने आगे को बढ़ाया और जीरो के बाद क्या होने लगा, नेगेटिव होने लगा, यानी 20 के बाद पैकिंग फ्रैक्शन क्या होने लगा हमारा, नेगेटिव होने लगा। और इसकी जो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू निकल के आई, कहाँ पर निकल के आती है, 60 पर निकल के आती है। अप्रॉक्स ए इक्वल टू कहाँ पर, 60 पर निकल के आती है। फिर मैंने उसको वहां से जैसे जैसे मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को बढ़ाया तो ये क्या होने लगा, लेस नेगेटिव होने लगा, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, और 180 में जाए कितना हो गया, फिर से ये जीरो वैल्यू होगी। और उसके बाद फिर से हैवी न्यूक्लियाई के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां से मैं देख सकता हूं फॉर लाइटर न्यूक्लियाई यानी जिनकी वैल्यू 20 से ज्यादा और 180 से कम है, पैकिंग फ्रैक्शन कैसा आ रहा है, फॉर मिड रेंज न्यूक्लियाई जिनके लिए जो हमारे पास मास नंबर की वैल्यू 20 से ज़्यादा और 180 से कम है, उनके लिए कैसा है, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए मास नंबर की वैल्यू 20 से कम और 180 से ज़्यादा है, उनके लिए जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा ग्राफ दिखा रहा है। और ये स्टेबिलिटी कैसे बताता है ये हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में, जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को डिस्कस कर रहे होंगे। वहां पर हम फिर से इस पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। लेकिन हमें यहां पर सिर्फ इतना जान लेना है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इन कंपेयर जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।